दोस्तों नमस्कार, सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गाइडर अकाडमी में। तो दोस्तों ये जो सीरीज है इतिहास, भारतीय इतिहास पूर्वावलोकन है। आधुनिक भारत का इतिहास पूर्वावलोकन आर ओ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, सभी PYQs हैं और आज हम इन्हें पढ़ेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा भारतीय आधुनिक इतिहास का पहला क्वेश्चन है हमारा, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। तो वास्को डी गामा जो था वो कालीकट कब आया था? 1498 ईस्वी में कालीकट आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें लिखा है हमारा कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली ही थे। ठीक है, वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट 20 मई 1498 पर पहुंचा था और उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कालीकट के तत्कालीन शासक कौन थे? जमोरिन थे और इन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। और पुर्तगाली व्यापारियों ने क्या किया था? भारत में कालीकट, गोवा, दमन एवं दीव और हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर दी थी। और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर आया था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति को प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा जल योजना नीला जल योजना है यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ठीक है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है ये ब्लू वाटर नीति से संबंधित है, अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, आंसर डी सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा जो है वो भारत आया था 1498 ईस्वी में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था वो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय बनकर भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो जो वास्को डी गामा में स्वागत किया था वो जमोरिन थे, राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक, वास्को डी गामा में कौन आया था? तो वास्को डी गामा में किसकी? पुर्तगाल। ठीक है, वास्को डी गामा कौन था? पुर्तगाल था, यानी कि ए का दूसरा हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस ये स्पेन का था। ये वास्को डी गामा पुर्तगाल निवासी था। समुद्री यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस ये स्पेन का निवासी था। ठीक है, और कैप्टन कुक जो था वो कहाँ का था? वो ग्रेट ब्रिटेन का था। तस्मान था ये हॉलैंड का था। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखते हैं, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग को, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीम लैंड यानी वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो जो अल्बुकर्क था वो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क ये कब? 1509 से 1515 तक था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी और ये 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीतकर इसने जीत लिया था। ये इसकी पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और गोवा की विजय से दक्षिणी समुद्री पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लग गई थी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाल राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, यही नहीं सही है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में खोल लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया
डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित किस स्थान पर दुर्ग का निर्माण किया था? पहले दुर्ग का निर्माण किया था कोचीन में। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया था? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ये इस समय वहाँ का गवर्नर नहीं था, लेकिन इसके द्वारा 1503 में कोचीन में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो वो पुर्तगाली हैं। पुर्तगालियों ने सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। जो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ये 1509 ईस्वी में इसने द्वीप पर अधिकार कर लिया, और द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर की वसूली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन सी है? तो वो हुगली में स्थापित की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा 1529 से 38 ईस्वी ने मद्रास के निकट सेंट थोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया, और 1534 ईस्वी में इसने पुर्तगालियों से ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी में वर्तमान पांडिचेरी जो पुडुचेरी है के संदर्भ में कौन से कथनों पर विचार इनके निम्न कथनों पर विचार कीजिए? पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, और दूसरा है पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। तो इसमें पहला वाला सही है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय जो शक्ति थी वो पुर्तगाली ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली ने भारत की सॉरी हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली में पुर्तगालियों ने समुद्री लूटपाट के लिए बंगाल की खाड़ी को अड्डा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली बंगाल की खाड़ी को समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो जो जाबचारनाक है ये कलकत्ता का संस्थापक था, इसी ने कलकत्ता शहर की स्थापना की। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जाबचारनाक ने अंग्रेजों के व्यापारिक केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानूती अथवा सुतनौती जो कलकत्ता का स्थान है उसको चुना, उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जाबचारनाक को कलकत्ता का शहर को संस्थापक मानते हुए कहा कि कलकत्ता यानी कि कलकत्ता जाबचारनाक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था। इस आधार पर कलकत्ता की स्थापना 24 अगस्त 1690 के दिवस में मनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता किसने बसाया था? तो कलकत्ता जो था वो जाबचारनाक ने बसाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो मद्रास में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया 1688 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? तो भारत के साथ व्यापार के लिए प्रथम संयुक्त पूंजी वो डचों ने शुरू की थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच जो हालैंड संसद द्वारा प्रस्ताव पारित से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प बी सही होगा इसमें, यानी कि ब्रिटेन होना चाहिए था, तो ब्रिटेन है नहीं तो डच होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है। सही की बात की गई तो आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। आगे है, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। तो ऑप्शन इसका बी सही है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। तो सफलता का जो राज था वो सभी थे। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। यानी कि सभी विकल्प सही हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था वो लीवेंट कंपनी को पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र दिया था। 1602 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप से अपने व्यापार को बढ़ाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 1600 में, तब अकबर था यहाँ का भारत का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया, जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी में ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो वो थे जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम कारखाना स्थापित किया। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया और 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। पहले इन्होंने मछलीपट्टनम में अस्थायी बनाया 1911 में और फिर 1913 में स्थायी कारखाना सूरत में बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो सूरत में की थी, स्थायी फैक्ट्री। ठीक है, 1613 में। 1611 में मछलीपट्टनम। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका और 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था, ये कहाँ था स्थित। तो ये भरूच में स्थित था। ठीक है, भरूच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो पुर्तगालियों को कौन से अंग्रेज ने स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस वेस्ट ने स्वाली के स्थान पर हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। देखिए इसमें पढ़ लेते हैं हम लोग। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी और 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी और सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया जो कि अस्थायी था और इन्होंने अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ का एक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो सूरत में अनुमति मिली थी। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत में थी। ठीक है, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बम्बई लिया था वो किससे? पुर्तगालियों से लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था और 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो 1797 ईस्वी में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का एक अधिकार स्थापित हो गया था। वो अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। किसने? देखिए अवध के नवाब कौन थे? नवाब सादत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब के द्वारा इसको निष्कासित कर दिया गया था, भारत से भगा दिया गया। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया, कि उसके फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया था और मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो कर्नाटक युद्ध का कारण की बात पूछी गई तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, आगे है कर्नाटक की राजगद्दी का मसला और लास्ट अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो यही ऑप्शन सही है, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। देखिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। ग्रह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसियों में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना ये युद्ध का तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया 1646 से 48 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए उपयोग से सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं,
प्रथम कर्नाटक का युद्ध एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ इसका। तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी पेरिस की संधि से इसका अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अनिर्णायक युद्ध रहा ये, इसका कोई निर्णय नहीं निकला, निर्णायक नहीं रहा। प्रथम मैसूर युद्ध, ये ब्रिटिश की हार। ऑप्शन सी सही है, इसको देखते हैं। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपल यानी सापेल की संधि से अंत हुआ। प्रथम कर्नाटक का युद्ध का अंत तृतीय कर्नाटक युद्ध का पेरिस की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई। निर्णायक कौन सा रहा? सी वाला सही है ना। द्वितीय जो था वो अनिर्णायक रहा, द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1761, यानी कि बी वाला कौन नहीं सही है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 में हुआ, सही है। द्वितीय युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में हुआ, ये सही है, ये वाला है। ठीक, यही सही नहीं था, उसमें 50 दिया था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 युद्ध में और 63 में, और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। भारत अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध लड़े गए उन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। पहला 1746-48, दूसरा 49-54, तीसरा 58 से 63 और अच्छा तीन और तीसरा 1761, 3 युद्ध लड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन शक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो वो कौन था? वो था डुप्ले। ठीक है, डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, और ये डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्ति करवाया था, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी थी। उसके बारे में जीवी मॉलेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने सबसे पहले कारखाना किस स्थान में लगाया था? तो फ्रांसीसियों ने जो लगाया था वो सूरत में 1664 ईस्वी में। फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में अपना व्यापारिक कारखाना लगाया था। लुई 14वें की मंत्री काल्वर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल लेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? तो वो लुई 14वें के शासनकाल में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो काल्वर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में जो डचों ने स्थापित किया था वो चिंसुरा और हुगली दोनों कारखाने जो थे डचों ने स्थापित किए थे। डचों की बंगाल में पहली कंपनी कहाँ? पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ दिन बाद डच पीपली से बालासोर चले गए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक
हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया और 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिनसुरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। डचों का कारखाना चिनसुरा हुगली की एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगौर, जुगदिया और फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो पटना में 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी अपनी कंपनी स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, बंगाल की व्यापार समृद्धि एक तरफ आकर्षित तो डचों ने 1615 डचों ने कब 1615 एवं 1629 में असफल प्रयास किए। यदि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 में प्राप्त हुआ। 1632 में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 के संदर्भ से संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटियों पर स्पष्ट नहीं है। यानी कि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो सबसे पहले किया है पुर्तगालियों ने, फिर डचों ने, फिर अंग्रेजों ने, फिर फ्रांसीसियों ने, यानी कि 4 2 1 3 4 2 1 3 ऑप्शन बी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और अंत में दिए गए कुछ सही उत्तर दीजिए। देखिए क्या है, पांडिचेरी, पांडिचेरी पांडिचेरी फ्रांस, गोवा गोवा पुर्तगालियों का, ट्रावनकोर ट्रावनकोर डेनिश डेन और सद्रास ये डच। ठीक, डचों से संबंधित पांडिचेरी फ्रेंच, और गोवा पुर्तगाली, ट्रावनकोर डेनिश और सद्रास ये डचों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार में सोरा और अफीम प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो वो बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? तो सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप के, यानी कि स्वतंत्रता के पहले सबसे लास्ट में कौन आए? तो फ्रांसीसी आए थे सबसे आखिरी में। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों से व्यापारिक समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत आए और इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली, 1605 में डच आए, 1608 में अंग्रेज आए और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो डचों ने जो व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे वो नागापट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, यानी कि सभी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो इसमें जो सही है वो कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। किसने किया था? टीबी मैकाले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स ला शापेल 1748 की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, बिल्कुल ये सही है पहला वाला।
अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। ठीक है, एक मिनट। एक्स ला शापिल 1748 की संधि के संदर्भ में प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति नहीं, इसमें दिया गया है एक्स ला शापिल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ। यूरोप का युद्ध बंद होने ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया, यानी कि एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, ठीक है। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो मुर्शिद कुली खां जो था वो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, मुर्शिद कुली खां। मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा 1717 में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का गवर्नर यानी सूबेदार नियुक्त किया गया। मुर्शिद कुली खान की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का सूबेदार बना, जिसके तत्कालीन मुगल शाह सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में सॉरी मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार तो मुर्शिद कुली खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध था 1757। 23 जून यानी भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया और नवाब की सेना 3 राजद्रोहियों मीर जाफर, यार लतीफ और राय दुर्लभ की सेना नायकत्व में थी। नवाब की एक अग्रगामी टुकड़ी के नेता मीर मदन तथा मोहनलाल थे। सहसा एक गोली से रणभूमि में ही मीर मदन मारा गया। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा। नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपने प्रमुख अधिकारियों से मंत्रणा के दौरान मीर जाफर ने उसे पीछे हटने को कहा तथा यह भी कहा कि नवाब को सेना का नेतृत्व सेनाध्यक्षों के हाथों में छोड़ युद्ध क्षेत्र से चले जाना चाहिए। सिराजुद्दौला वापस मुर्शिदाबाद लौट गया, यही उसकी हार का कारण बना। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को तत्कालीन सैनिक एवं वाणिज्यिक लाभ प्रदान किए। इसी के कृषि उत्पादन और दस्तकारियों के क्षेत्र में अग्रणी 3 राज्यों बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। और जब सर्वाधिक निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध यानी 1664 था, जिसने भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश संप्रभुता स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन सी मानी जाती है? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था, किसके युद्ध में परास्त हुआ? तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला यानी सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव जो था वो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में प्लासी का मैदान है, नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक अनिर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, तो वो युद्ध था बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथों में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों की चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो बक्सर की लड़ाई जो थी 1764 में, वो निर्णायक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो बक्सर का युद्ध समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय था दिल्ली का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब था मीर जाफर। अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो वह शाह आलम द्वितीय था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा और 1788 में अंधा कर दिया गया था। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके दो उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 37 ईस्वी और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर ही रह गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो मुगल सम्राट ने बंगाल की दीवानी दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा दीवानी प्रदान की गई थी? तो लॉर्ड क्लाइव को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब दी? तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की दूसरी संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था। इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 ईस्वी के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में ही रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो जो ब्रिटिश थे वो खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश 1765 में सिलहट आए थे। खासी जनजाति के लोग चावल, नमक एवं सूखी मछलियों के बदले रेशम, सूती, लोहा, मोम, मधु एवं सींग का व्यापार करने हेतु सिलहट की सीमा पर पंडुआ में आते थे। खासी पर्वतों में पाए जाने वाले चूना पत्थर का उपयोग तब बंगाल में चूना पत्थर की मांग की पूर्ति हेतु किया जाता था। कुछ समय बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी चूना पत्थर का व्यापार करने लगे जिससे वे खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? राजा टिकैत राय नवाब आसफउद्दौला के अर्थमंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में असामान्यता कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है?
अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध 1757 ईस्वी में, वांडीवाद 1761 में, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया। ये कब लड़ा गया? वांडी, देखते हैं। अंबर का युद्ध 1749 में लड़ा गया, अगस्त 1749 में लड़ा गया। मुजफ्फर जंग चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने के साथ। प्लासी का युद्ध लड़ा गया अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757 ईस्वी में। बांडीवास का 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के साथ। बक्सर का युद्ध 1764 में मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो वो काउंट लाली था जो 1760 में बांडीवास के युद्ध में पराजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांडीवास का युद्ध 1760 में किसने हराया था? तो ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था बांडीवास के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा था? तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध क्लाइव, बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये वाला सही है। इसमें देखते हैं, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को नवाब के अवध सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम तथा मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं और अंग्रेजों के मध्य हुआ। तो बांडीवास का युद्ध जो 22 जनवरी 1760 को अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत थी। और चिलिया वाला युद्ध जो था 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई और यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। जो चिलिया वाला युद्ध था 13 जनवरी 1849 ईस्वी को यह अनिर्णायक रहा। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट इसमें है, खरदा का युद्ध 1795 निजाम के विरुद्ध मराठों के द्वारा लड़ा गया जिसमें निजाम की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो मराठों ने सर्वाधिक विरोध किया। किसका? अंग्रेजों का। तो भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों के द्वारा किया गया था। 3 आंग्ल मराठा युद्धों के बाद ही मराठा शक्ति को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य की खंडहरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य का आधारशिला रखी और उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सालबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ और बेलेजली ने 1802 ईस्वी में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया और 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग ने मराठों की रही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता की स्थापना कर दी। आप देखते हैं पंजाब और मैसूर। रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। तो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था श्रीनगर। ठीक है। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। संधि का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रणजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर जैसा कि कनिंघम ने कहा कि रणजीत सिंह को पश्चिमी दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई थी। यानी कि 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार श्रीनगर रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो लाहौर इनके राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत ए आला की स्थापना की? तो लाहौर में अदालत ए आला की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहां से? शायसुजा से प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब अहमद अब्दाली के साम्राज्य का भाग था परंतु
1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया और 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र शहशुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इस अवसर पर शहशुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा भेंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो ये महाराजा रणजीत सिंह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह जो थे महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो था खड़क सिंह, वो उनका उत्तराधिकारी था, यानी कि वो सिंहासन पर बैठा था। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सिख राज्य का अंतिम राजा दलीप सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? तो 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हो गया था। ठीक है, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह था। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों के द्वारा पंजाब का विलय कर लिया तथा दलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन तीन की परिषद सदस्य नहीं था? तो AND यानी HM इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए तीन लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रैनविल मानसन को सदस्य के रूप में नियुक्त किया। इसमें HM इलियट, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी इस परिषद से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ था? इसमें हैदर अली विजयी हुआ था। अंग्रेजों और हैदर अली के मध्य ये युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो हैदर अली ने एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था, वो सर आयरकूट था। आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हरा दिया था। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसमें पोर्टो नोवो के युद्ध 1 जुलाई 1781 में हैदर अली को परास्त किया। पोर्टो नोवो युद्ध कब हुआ था? 1 जुलाई 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई? तो श्रीरंगपट्टम में अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारतीय शासकों में से कौन सा कथन जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, कहां पर? तो पोल्लीलुर में हराया था। हैदर अली और टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। उसके बाद टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलुर नामक स्थान पर हरा दिया। अगला है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध 1790-92 ईस्वी में अवसान। श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 के द्वारा हुई। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल था।
जिसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लाभ आधे भाग अंग्रेज तथा उसके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब हारे? तो ये 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ? नहीं, ये वाला सुमेलित है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हुआ और युद्ध के मध्य मारा गया। अगला क्वेश्चन आएगा, देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69 में, इस दौरान अंग्रेज गवर्नर बेरल्स था और 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि द्वारा ये समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक चला और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल था जो वारेन हेस्टिंग। इस 1784 ईस्वी को मंगलौर की संधि पर यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। तीसरा 1790-92 में हुआ और इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था और अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए टीपू सुल्तान ने तुर्की से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। 1784-85 में उसने एक दूत कुस्तुतुनिया भेजा। 1787 ईस्वी में टीपू ने एक दूत मंडल फ्रांस भी भेजा। इस युद्ध में 1792 ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था और इसमें क्या हुआ, तो अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टनम का दुर्ग जीत लिया और टीपू लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए है। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, यानी कि ए का 4 है। मंगलौर की संधि कब हुई? तो मंगलौर की संधि हुई है 1784 ईस्वी में। और सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में। मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में, यानी कि सी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, कहाँ पर? तो सरधना में करवाया। सरधना कहाँ है? ये मेरठ में, 1750 से 1836 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कौन सा कथन सही है? तो अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। महाराजा रणजीत सिंह लाहौर में तोपों को निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणितीय तत्वों का संस्कृत में अनुवाद करवाया। मैसूर ने टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के लिए निर्माण धन दिया। तो ये वाला सही, यानी कि अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा, यानी कि बी वाला सही है, केवल 3। 1761 में तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व वाली मराठा सेना को बुरी तरह पराजित किया। जीएन सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में क्षमता ही कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने कोई ना कोई संबंधी न खोया हो। 1790-92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान केवल पराजित हुआ था, उसकी मृत्यु चौथे में हुई थी। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि से युद्ध विराम संपन्न हुआ और टीपू की मृत्यु 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गई थी। प्लासी का युद्ध 1757 मीर जाफर और ने अंग्रेजों से मिलकर सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। अब आगे है गवर्नर जनरल तथा वायसराय। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
यानी कि जो विलियम बेंटिंक था वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। वारेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी और 1765 ईस्वी से 1767 ईस्वी की अवधि तक रहा था।